पुस्तकों की रचना की गई। वहीं राजा राम मोहन राय, इन्होंने सती नामक पुस्तक की रचना की। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। वहीं 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1817 में डच अर्थशास्त्री डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। वहीं 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। राजा राम मोहन राय, जी हाँ दोस्तों, राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा प्रदान की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा ही 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत करने में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। होम रूल आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। जी हाँ, देश में एक स्वशासन योजना की ठोस योजना रखने का काम होम रूल आंदोलन में ही किया गया। कहा जाता है होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो है, प्रथम बार होम रूल लीग की स्थापना जो है 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को जहां होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे में की गई थी, जिसके अध्यक्ष जोसेफ बाप्टिस्टा थे। वहीं 3 सितंबर 1916 ईस्वी को जॉर्ज अरुंडेल की अध्यक्षता में मद्रास के अडेयार शहर में 3 सितंबर 1916 ईस्वी को जॉर्ज अरुंडेल की अध्यक्षता में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। वहीं 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में बिहार के पटना में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना की गई। वहीं सारण क्षेत्र में बजरंग प्रसाद, जी हाँ दोस्तों, बजरंग प्रसाद मैंने कहा, सारण क्षेत्र में बजरंग सहाय और तारणी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में जहां होम रूल लीग की स्थापना की गई। वहीं मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 3 नंबर सवाल, गदर पार्टी। जी हाँ दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर पार्टी की स्थापना की गई अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल के द्वारा। जी हाँ, लाला हरदयाल के द्वारा सोहन सिंह भाखना की अध्यक्षता में, और इसके कोषाध्यक्ष काशीराम थे। कहा जाता है लाला हरदयाल के द्वारा सोहन सिंह भाखना की अध्यक्षता में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसके कोषाध्यक्ष काशीराम थे। वहीं 1 नवंबर को गदर पार्टी के द्वारा गदर नामक पत्रिका की स्थापना की गई। जी हाँ दोस्तों, गदर पत्रिका विश्व में 6 भाषाओं में छपने वाली गदर पहली पत्रिका थी। सर्वाधिक भाषाओं में छपने वाली गदर पहली पत्रिका थी। इसका पहला प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ था, उसके बाद गुरुमुखी लिपि में हुआ था, उसके बाद गुजराती भाषा में हुआ, मराठी भाषा में हुआ। कुल 6 भाषाओं में छपने वाली गदर विश्व की पहली पत्रिका थी। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 4 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सी नरमपंथियों के अंतर्गत कांग्रेस की मांग नहीं की? जी हाँ, अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता। कांग्रेस में 3 पार्ट में बांटा जाता है कांग्रेस को। 1885 से लेकर के 1905 का काल नरम दल का काल था। 1885 से लेकर के 1905 का जो काल था यह नरम दल का काल था। जी हाँ दोस्तों, नरम दल का काल था। 1905 से लेकर के 1907 का 1905 से लेकर के 1919 का जो काल था वह गरम दल का काल था। 1919 से लेकर के 1947 का जो काल था यह गांधी युग कहलाया। तो जी हाँ, 1885 से लेकर के 1905 का जो समय है वह नरम दल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। वैसे लोग जो नरम दल के लोग थे, गोपाल कृष्ण गोखले,
नरम दल के नेता थे मोतीलाल नेहरू, नरम दल के नेता थे बदरुद्दीन तैयब जी, नरम दल के नेता थे फिरोज शाह मेहता, यह सब नरम दल के नेता थे। तो कहा जाता है कांग्रेस की स्थापना के पश्चात आगामी स्थापना से लेकर के पिछले 20 वर्षों तक 1905 तक कभी भी किसी भी कोई भी कांग्रेस के जो भी नरमपंथी नेता थे उनका यह मांग नहीं था कि हाँ की भारत की आजादी, लेकिन उन्होंने सिर्फ यह सोचा कि तत्कालीन समय में भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति जो भी है, तत्कालीन भारत की जो स्थिति है उसको जनमानस के सामने पहुंचाने का काम कर रही थी। आगे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा 4 का 2। 5वां नंबर सवाल, नोआखली दंगा। जी हाँ दोस्तों, 1946 में नोआखली दंगा हुआ था। नोआखली वर्तमान बांग्लादेश में स्थित है, वर्तमान समय में बांग्लादेश में स्थित है। कहा जाता है नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल 1946 में। आपके बी नंबर ऑप्शन में महादेव देसाई, कहा जाता है गांधी जी के निजी सचिव थे महादेव देसाई। आपके बी नंबर ऑप्शन में वल्लभ भाई पटेल, कहा जाता है अंतरिम सरकार। जी हाँ, अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार में इन्हें गृह और सूचना विभाग, गृह और सूचना प्रसारण विभाग, सूचना प्रसारण विभाग वल्लभ भाई पटेल को ही मिला था। सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल इन्होंने कांग्रेस के 1931 अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा ही की गई थी। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मौलिक अधिकार का प्रारूप तैयार कर पेश किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा क्या? नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव जो थे प्यारेलाल थे। 6 नंबर सवाल, जयप्रकाश नारायण समाजवादी नेता थे। इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी, मैं समाजवादी क्यों हूं, वाई सोशलिज्म में, इन्हीं की पुस्तक थी। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की। कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। जी हाँ, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। ग्वालियर टैंक मैदान को खमियार टैंक मैदान भी कहकर पुकारा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर टैंक मैदान को खमियार टैंक मैदान भी कहकर पुकारा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप महात्मा गांधी के द्वारा तैयार किया गया था। क्योंकि क्रांति अगस्त में हुई थी, इसलिए इस क्रांति को अगस्त क्रांति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन में। इन्हें राष्ट्रीय नेता का दर्जा दिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। हजारीबाग जेल की दीवार फांद करके वह नेपाल चले गए और वहां उन्होंने वर्ष 1943 ईस्वी में नेपाल के राजविलास जंगल में, नेपाल के राजविलास जंगल में भारत छोड़, कहा जाता है नेपाल के राजविलास जंगल में वर्ष 1943 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ते का निर्माण किया। जी हाँ दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के द्वारा जहां 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, वहीं 1934 ईस्वी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही की गई। इन दोनों पार्टियों का गठन पटना के बिहटा गांव में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, पटना के बिहटा गांव में जहां बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, वहीं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी पटना के बिहटा गांव में ही हुआ था। आपके सी नंबर ऑप्शन में भूदान आंदोलन है। कहा जाता है 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को विनोबा भावे के द्वारा, 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को कहा जाता है भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहां? तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ग्राम के नालगोंडा जिले से। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले के नालगोंडा जिले के पोचमपल्ली ग्राम से
तत्कालीन आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली ग्राम से भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई। कहा जाता है आगे चल करके यही भूदान आंदोलन ग्रामदान आंदोलन में परिणत हुआ। आगे चल करके यही भूदान आंदोलन ग्रामदान आंदोलन में परिणत हुआ। पहला ग्रामदान उड़ीसा में किया गया जो 1955 में हुआ था। भारत में ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1955 में उड़ीसा से प्रारंभ हुई। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 7वां नंबर सवाल, भारतीय आधुनिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो पहला कामागाटा मारो प्रकरण 1914 में हुआ था। दूसरा प्रशांत तट पर हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना 1913। इसको गदर पार्टी से भी जोड़ करके देखा जा सकता है। जी हाँ, यह संस्था गदर पार्टी के नाम से ही जानी जाती थी। तो 1913। और तीसरा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटना 1915 ईस्वी में। तो उत्तर हो जाएगा 1, 2, 1, 3। 1913 में 1 नवंबर 1913 ईस्वी को जहां गदर पार्टी की स्थापना हुई उसी का नाम हिंदुस्तान एसोसिएशन था प्रशांत तट पर। वहीं कामागाटा मारो प्रकरण 1914 में हुआ और वहीं गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटना 1915 में हुआ। तो 2, 1, 3 आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल देखेंगे, पूना सार्वजनिक सभा। जी हाँ, एमजी रानाडे के द्वारा, एमजी रानाडे जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहकर पुकारा जाता है। कहा जाता है 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रानाडे के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूना सार्वजनिक सभा के प्रतिद्वंदी संगठन के रूप में दक्कन सभा की स्थापना, दक्कन सभा किसके द्वारा स्थापित की गई? जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में की, जिसे भारत सेवक समाज के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना पूना में। जी हाँ दोस्तों, सवाल यह भी बनता है कि 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने पूना में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए वर्ष 1905 ईस्वी में पूना में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। और आपके ए नंबर ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने 1851 ईस्वी में बंबई में गुजराती भाषा में पारसियों के उत्थान हेतु रक्त भोक्तार नामक पत्रिका की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने 1867-68 में कहा जाए तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत की राष्ट्रीय आय का मापन दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया गया, जिसका कट्टर विरोधी दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत का कट्टर विरोधी सर सैयद अहमद खान था। सर सैयद अहमद खान जिन्होंने 1875 ईस्वी में दयानंद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। राजभक्त मुसलमान नामक पुस्तक की रचना सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही की गई थी। आगे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 9 नंबर सवाल, निम्न क्रांतिकारियों में से किसने भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सहयोगी कर्नल विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी? जी हाँ, 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा के द्वारा। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या कर दी। आपके सी नंबर ऑप्शन में सोहन सिंह भाकना है। कहा जाता है लाला हरदयाल के द्वारा स्थापित जो गदर पार्टी थी उसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना ही थे। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 10 नंबर सवाल, 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? जी हाँ, पूरी तरह से नियोजित नहीं थी, संगठन का अभाव था, जिसको जब मौका मिला तब वो आंदोलन प्रारंभ कर दिए। अतः उत्तर बी होगा। 10 का उत्तर बी होगा। आइए 11 नंबर सवाल पे चर्चा करते हैं। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से।
हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। कपाल कुंडला बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। देवी चौधराइन भी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही लिखी गई है। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, सती, यह सब राजा राम मोहन राय की रचना है। अवर इंडिया मुसलमान, जी हाँ, डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर सी, 15632, सॉरी 15432, सॉरी 15632। 12 नंबर सवाल पे चर्चा करते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? जी हाँ, मुंगेर में 1857 की क्रांति प्रभाव नहीं छोड़ पाई। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत देवघर के रोहिणी ग्राम से हुई थी। जी हाँ, देवघर के रोहिणी ग्राम से, देवघर के रोहिणी ग्राम से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। कहा जाता है बिहार के आरा जिले के शाहाबाद से, आरा जिले के शाहाबाद से कुंवर सिंह मुख्य प्रतिभागी थे। उनके भाई अमर सिंह भी उनके सहयोगी की भूमिका निभा रहे थे। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 13 नंबर सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो बिहार और संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत उस समय उत्तर प्रदेश को कहा जाता था। बिहार और संयुक्त प्रांत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। आगे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 13 का आंसर डी होगा, 1 और 4। आगे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो वाइकोम सत्याग्रह 1924 में हुआ था। केरल के कोट्टायम जिले में, केरल के कोट्टायम जिले में वाइकम सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। मुख्य रूप से शिव जी का एक मंदिर था। अस्पृश्यता उन्मूलन आंदोलन था, यह छुआछूत विरोधी आंदोलन था। 1924 ईस्वी में केरल के कोट्टायम जिले में वाइकम सत्याग्रह की शुरुआत हुई। कहा जाता है ए नंबर ऑप्शन राजकोट सत्याग्रह। कपड़ा मजदूरों के द्वारा कपड़ा मिल मालिकों के खिलाफ राजकोट सत्याग्रह 1936 ईस्वी में किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह सितंबर 1918 में किया गया गांधी जी के नेतृत्व में। वहीं अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन जून 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920-22 में हुआ था। आगे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। वहीं क्षेत्रीय नेता के रूप में, क्षेत्रीय नेता के रूप में इंदुलाल याज्ञिक थे। महात्मा गांधी जिन्होंने बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। महात्मा गांधी जिन्होंने बहुत सारा आंदोलन चलाया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया, 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया। जून 1918 में अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन, सितंबर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। कहा जाता है 1920-22 में असहयोग आंदोलन हो गया। उसके बाद 1928 में बारदोली सत्याग्रह, 1930 में संविधान आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी की महत्वपूर्ण आंदोलन थी। आपके डी नंबर ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की गई। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 16 नंबर सवाल, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। जी हाँ, मुंबई के आगा खां महल में, मुंबई के आगा खां महल में गांधी जी को कैद कर लिया गया था। इसी आगा खां महल में गांधी जी की पत्नी, धर्मपत्नी जो है कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई थी। 17 नंबर सवाल, क्रांतिकारियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, यह सही है। और सी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है? मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रध्वज को 1907 ईस्वी में फहराया था, यह भी सही है। तो बी नंबर गलत है। जी हाँ, 1915 ईस्वी में 1915
15 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा काबुल में, जी हाँ दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा काबुल में अस्थायी सरकार का गठन किया गया, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप ने स्वयं को राष्ट्रपति और बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री घोषित किया था। आगे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 17 का उत्तर 2 हो जाएगा, बी। 18वां नंबर सवाल, रॉलेट एक्ट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। 19 मार्च 1919 ईस्वी को सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट का गठन हुआ। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में ही 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को इसे काला कानून कहकर भी पुकारा जाता है। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में कि महात्मा गांधी के द्वारा 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को आंदोलन किया गया। 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल नागिया को रॉलेट एक्ट के तहत ही गिरफ्तार किया गया था। वहीं 10 अप्रैल के पश्चात 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को इसी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि वहां आम सभा बुलाई गई थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उसी आम सभा में जनरल डायर ने गोली चला दी थी, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसी हत्याकांड की जांच हेतु 19, ध्यान देंगे दोस्तों, 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को हंटर कमेटी का गठन किया गया। जी हाँ दोस्तों, हंटर कमेटी का गठन किया गया। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को हंटर कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया, साहबजादा सुल्तान, जगत नारायण और सर चिमनलाल सीतलवाड़। यही चिमनलाल सीतलवाड़ आगे चल करके भारत के पहले अटॉर्नी जनरल बनते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में की गई है। और भारत के वर्तमान समय में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं, जिनका क्रम संख्या 15वां है। आइए 19 नंबर सवाल पे चर्चा करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना, थोड़ी देर पहले चर्चा हुई, 1897 ईस्वी में। राजयोग, हठ योग, ज्ञान योग, कर्म योग, प्रेम योग जैसी पुस्तक की रचना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। 1889 ईस्वी में वेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। महाराज खेतड़ी के कहने पर नरेंद्र नाथ दत्त के द्वारा स्वामी विवेकानंद नाम रख लिया गया। 20 नंबर सवाल पे चर्चा करेंगे। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा जाए तो 1938 ईस्वी में हरिपुरा और 1939 ईस्वी में त्रिपुरी, जी हाँ, हरिपुरा गुजरात में है और त्रिपुरी जबलपुर में है, 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया, जो कि गांधी जी के द्वारा मनोनीत थे, अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया था, कहा जाता पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन होते हैं। इसी 1938 ईस्वी में जब हरिपुरा अधिवेशन चल रहा था, इसी समय राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई थी। आगे प्रश्न, सॉरी, ये नंबर ऑप्शन है इसी क्वेश्चन का, ये नंबर ऑप्शन। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, वर्ष 1923 दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष वर्ष 1940 से लेकर के 45 ईस्वी तक अबुल कलाम आजाद ही थे। अबुल कलाम आजाद, इन्होंने अल बिलाद नामक पत्रिका की स्थापना की उर्दू भाषा में। आगे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 21 नंबर सवाल, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का प्रतापी राजा, जिसका शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहा। जी हाँ दोस्तों, 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किन मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां की मृत्यु हुई थी। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 22 नंबर सवाल, हुमायूं द्वारा लड़े गए
प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। जी हाँ दोस्तों, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान। लेनफुल ने कहा है कि वह लड़खड़ाते लड़खड़ाते जीवन जिया और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया। हुमायूं के द्वारा 1533 ईस्वी में दीनपनाह नगर की स्थापना की गई। वहीं 1534 ईस्वी में दीनपनाह भवन, जिसे पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है, दीनपनाह भवन की स्थापना की गई। इसी पुस्तकालय के शेर मंडल की सीढ़ी से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के द्वारा 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। 1521 में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। 1540 में कन्नौज या गंगा या बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे 1540 के युद्ध को कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध या गंगा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। वहीं 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को जीएस विजन का डिस्कशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। इससे हमें अच्छा लगेगा, हम जीएस विजन परिवार को अच्छा लगेगा, हमारा परिवार बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच शेयर करें और बहुत जल्द सारी टीम उपस्थित रहेगी, सारा डिस्कशन होगा। थैंक यू। तो यहाँ पर शुरू 23 से कर दे, शुरू से। चलिए 23 बताया गया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया, अभ्यास बताया गया था चीन के साथ। मैत्री जो है बताया गया था कि बांग्लादेश के साथ नहीं है। मैत्री जो है ये थाईलैंड के साथ, किसके साथ? थाईलैंड के साथ है, ठीक है। मालाबार में जापान शामिल है, तो ये भी सही है। काजिंद में आपका कजाकिस्तान शामिल है, तो ये भी सही है। इसलिए याद रखिएगा आंसर बी गलत है। क्लियर? चलिए गंदाल टीचिंग लिंक, गंदाल टीचिंग लिंक मठ हाल ही में समाचार में आया था, वो कहाँ स्थित है? कभी कभी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये है मंगोलिया में। कहाँ है? मंगोलिया में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सोंडोल। सोंडोल जो है, सोंडोल दिया गया है, सोंडोल नृत्य। सोंडोल नृत्य जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा सोंडोल नृत्य जो है ये आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से, कहां से? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का एक नृत्य है जिसको सोंडोल कहा जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख ही है। कौन है? लद्दाख। तो पता चल गया आपको, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है भारत के भौगोलिक अवस्थित देशांतर और अक्षांश आप समझते ही हैं, ठीक है। तो भारत का याद रखिएगा भौगोलिक अवस्थित पूर्व देशांतर क्या है? पूर्व देशांतर पूछ रहा है। तो पूर्व देशांतर अगर आपको पूछा जाएगा, तो अगर पश्चिम में पूछा जाएगा तो गुजरात आ जाएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। और पूरब में पूछेगा तो याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश। अब देशांतर आपको याद रखना बेहद जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप इसको याद नहीं रखिएगा तो आपका टाइम का पता नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि देशांतर से ही याद रखिएगा किसी देश का टाइम पता चलता है। तो अरुणाचल प्रदेश पूछेगा तो जल्दी से जवाब दीजिएगा कि कहा दिया गया पूर्व देशांतर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम अगर पूछा जाएगा तो 38 और उसके बाद क्या दिया गया है 97, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर हो गया 26 का। नेक्स्ट चलिए पाल घाट कहाँ पड़ता है? तो पाल घाट याद रखिएगा ये पड़ता है केरल में। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसके निचले भाग में याद रखिएगा इस क्षेत्र में जो होता है ना इलायची की खेती बहुत ज्यादा होता है, इलायची, ठीक है। तो याद रखिएगा। और यहीं पर एक पहाड़
पहाड़ी पाया जाता है, याद रखना है, इसको कहते हैं कार्डेडन की पहाड़ी। कौन सी? कार्डेडन की पहाड़ी पाया जाता है। तो केरल में किसकी खेती ज्यादा होता है? तो इलायची याद रखिएगा। घोर घाट याद रखिएगा। घोर घाट जो है ये महाराष्ट्र में, कहा? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। ठीक है, एक होता है उत्तरी सह्याद्री और दूसरा होता है दक्षिणी सह्याद्री है, दो भाग में बांटा गया है। तो याद रखिएगा घोर घाट का संबंध कहां से? महाराष्ट्र से। जवाहर सुरंग कहां है? स्थित है। तो जवाहर सुरंग याद रखिएगा गुजरात में। कहां? गुजरात में। ये भी प्रश्न आ सकता है कि जवाहर सुरंग का संबंध कहां से? गुजरात से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बोमडीला दर्रा, कहां पड़ता है? दर्रा किसको कहते हैं? याद रखना है, दो पर्वत के बीच, याद रखना है। ठीक है, दो पर्वत के बीच का जो निचला रास्ता जो होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं दर्रा कहते हैं। और ये दो क्षेत्र को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसी को क्या कहते हैं? दर्रा कहा जाता है। तो जैसे आप बहुत सारा दर्रा का नाम सुने होंगे, जो जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पर दिया गया है कि हाँ बोमडीला दर्रा कहाँ पड़ता है? तो बोमडीला दर्रा जो पड़ता है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। इस तरह से बहुत सारे दर्रे से रिलेटेड प्रश्न आपको दिया जाएगा। तो बोमडीला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। तो इसलिए 27 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। कौन होगा? डी। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है इसको देखना है हम लोग को। देखिए दिया गया है आइसोबार रेखाएं किन स्थलों को आपस में जोड़ती है? आइसोबार रेखाएं जो है ये याद रखना है बराबर दाब वाले क्षेत्र को, बराबर दाब वाले क्षेत्र को जोड़ती है, आपस में जोड़ती है। तो बराबर दाब का मतलब क्या होता है ये समझना है। देखिए लो प्रेशर को या फिर हाई प्रेशर को आपस में, ठीक है, लो प्रेशर से लो प्रेशर और हाई प्रेशर से हाई प्रेशर को जोड़ने वाले रेखा को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा आइसोबार। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, बराबर दाब वाले क्षेत्रों को रोकने का। ठीक है, हंगुल जो है एक जीव है, याद रखिएगा। हंगुल जो है एक जीव है। यह हंगुल निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है? तो याद रखिएगा ये देखा गया है आपका दाची गांव, याद रखिएगा। दाची गांव कहां पड़ता है? ये याद रखना है, ये आपका जम्मू कश्मीर क्षेत्र में संबंधित है। कौन? दाची गांव। तो हंगुल पता चल गया। जबकि नामदाफा याद रखिएगा, नामदाफा जो है ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। और मन्नार की खाड़ी जो पड़ता है, मन्नार की खाड़ी ये पड़ता है तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी जो है ये पड़ता है तमिलनाडु में, याद रखिएगा। और एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व जो है जिसको हम किस खाड़ी से जानते हैं? मन्नार की खाड़ी से जानते हैं, याद रखिएगा आपको। तो यहाँ पर आंसर इसका जो होगा वो होगा दाची गांव। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया है भारत के उत्तरी मैदानों में, भारत का उत्तरी मैदान जो कहा जाता है वो याद रखिएगा। उत्तरी मैदान का मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये उत्तरी मैदान हो गया। ठीक है, और ये काफी उपजाऊ एरिया है क्योंकि ये गंगा का डेल्टाइट क्षेत्र है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी जो है बहुत अधिक पाई जाती है और धान और गेहूं का उपज जो है ये अधिक होता है इस क्षेत्र में, याद रखना है आपको। तो यहाँ पर दिया गया भारत के उत्तरी मैदानों में भौतिक विज्ञान के संबंध में तराई राष्ट्र का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर उत्तरी मैदानों में भाबर क्षेत्र के दक्षिण में एक दलदली क्षेत्र है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 30 का डी। ठीक है, पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती निम्नलिखित में से किस नदी घाटी क्षेत्र में होती है? तो देखिए जूट कह रहा है गंगा, दामोदर, सिंधु और हुगली। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो ये होता है सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है,
और उसका भाई, मतलब पहले तो पूरा बंगाल का एरिया साथ था जब बांग्लादेश नहीं था, तो ऐसे याद रखिएगा बांग्लादेश में जो है बहुत ज्यादा जूट की खेती होती है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ दिया गया हुगली, सिंधु, दामोदर और गंगा। तो हुगली जो है, ठीक है, हुगली घाटी क्षेत्र में किसकी खेती ज्यादा होता है? तो याद रखिएगा जूट का। और ऐसे भी जूट जो है भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। और कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, कि कभी कभी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से कौन से मीठे पानी की झील है? ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा झील जो है उसको कहते हैं कैस्पियन सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैस्पियन सागर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब आप कहिएगा सागर है तो झील कैसे हो गया? क्योंकि याद रखिएगा वो ऑलरेडी लैंडलॉक है, ठीक है, और लैंडलॉक जो है वो ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से क्या हो सकता है? झील हो सकता है, क्योंकि वो इतना बड़ा था क्योंकि यूनानी लोग पहले, बहुत बड़ा एरिया में पानी था, तो यूनानी लोग जो है उसको किस नाम से जाना गया? सागर के नाम से उसको कहा जाने लगा। लेकिन बाद में जब देखा गया कि वो ऑलरेडी लैंडलॉक है, इसलिए उसको कैस्पियन सागर नाम दिया गया। तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर इसका क्या दिया गया कि कौन एक मीठे पानी का झील है। तो ये मीठे पानी का झील बहुत है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपको देना है चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। पुलिकट झील जो है, ठीक है, पुलिकट झील दिया गया है। और दूसरा है कोलेरू, और उसके बाद है सांभर झील। तो याद रखिएगा कोलेरू झील जो है ये कैसा है? मीठे पानी का झील है। कैसा? मीठे पानी का झील है। तो याद रखिएगा इसका आंसर कौन हो जाएगा? कोलेरू झील। नेक्स्ट चलिए, दिया गया है फेस्टिवल के बारे में याद रखिएगा। तमिलनाडु में कौन सा पर्व फेस्टिवल मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में कौन, केरल में कौन और असम में कौन, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा पोंगल जो है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और ओणम अभी कुछ दिन पहले मनाया गया था, ये मनाया जाता है कहाँ? केरल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल याद रखिएगा, हाँ, उसके बाद दिया गया है ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है पश्चिम बंगाल में क्या मनाया जाता है, ये आप देखिए। पश्चिम बंगाल में डेल पूर्णिमा कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। और उसके बाद याद रखना है आपको, असम तो बता दिया गया, असम में जो है ये मनाया जाता है क्या? ये मनाया जाता है बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये फेस्टिवल कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है कि बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, या फिर आपका एक होता है बैसाखी होता है, ये कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात में है। या फिर डांडिया जो होता है नृत्य, वो कहाँ मनाया जाता है, कहाँ खेला जाता है? तो गुजरात में। तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना है, कभी कभी नृत्य से रिलेटेड और फेस्टिवल से पूछता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वी राज्यों के साथ बहनों का भाग नहीं है? ठीक है, राज्यों का ये नहीं है। तो सेवन सिस्टर्स में याद रखिएगा मेघालय भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी है, नागालैंड भी है, ये सब आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश भी है, पश्चिम बंगाल नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है, तो इसलिए आपको याद रखना है। और पूर्वोत्तर राज्यों में कभी कभी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा में असम है। दूसरा में कौन है? असम है। तो सेवन सिस्टर्स का मतलब आप समझ ही गए कि सातों जो है याद रखना है कि ये एक साथ है, जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल रिलेटेड नहीं है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। चलिए, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ जिसको प्रवाल भित्ति कहते हैं। प्रवाल भित्ति एक समुद्री जीव है, याद रखिएगा। प्रवाल भित्ति एक समुद्री जीव है जिसका मतलब अपर पार्ट जो है ना CaCO3 का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, याद रखना है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो इसीलिए आपको दिमाग रखना है कि यह समुद्री जीव कहाँ पाया जाता है और इसका पाया जाना बेहद जरूरी है। तो ये याद रखिएगा, कर्क और मकर रेखा के बीच, कर्क और मकर रेखा के
बीच। तो आप समझ गए होंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा ये आपका पृथ्वी है, तो यहाँ पर कर्क रेखा हो गया 23.5 डिग्री अक्षांश हो गया यहाँ पर, और ये विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, और यहाँ पर हो गया 23.5 डिग्री अक्षांश। तो आप जोड़ दीजिए, ठीक है, 23 से 46 के बीच यानी 46 डिग्री अक्षांश टोटल के बीच ही याद रखिएगा ये पाया जाता है। कौन सा याद रखिएगा? कोरल रीफ। और कोरल रीफ याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, देखिए लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप देखिएगा कि मकर रेखा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लगभग याद रखना, थोड़ा सा ये जो है ना ये क्षेत्र ऐसे बीचों बीच ये एरिया, तो यहां पर याद रखिएगा खूब कोरल पाया जाता है इस क्षेत्र में, याद रखिएगा। तो ये हो गया 23.5 डिग्री अक्षांश से ऊपर हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा कर्क और मकर के बीच तटीय क्षेत्रों में 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री याद रखना है उत्तरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 35 का बी। नेक्स्ट चलिए, किस राज्य की थामापट्टी लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? जीआई टैग से कभी कभी पूछा जाता है, जैसे ही रोड हल्दी है, ठीक है, या बिहार से रिलेटेड कोई चीज दे देगा, तो ये लकड़ी का नक्काशी का जो जीआई टैग मिला है वो मिला है तमिलनाडु को। किसको मिला है? तमिलनाडु को मिला है। तो इसका आंसर पता चल गया। चलिए, निम्नलिखित में से गोदावरी की सहायक नदी कौन है? पेनगंगा, वरदा, वेनगंगा, ये सब है, याद रखिएगा, जोक नहीं है, ठीक है। जैसे गंगा की कौन सहायक नदी है, ठीक है, तो गंगा की सहायक नदी आप मान लीजिए कोसी है, ठीक है, सोन है, या फिर और भी कोई नदियां को पूछा जाएगा इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ दिया गया कि निम्नलिखित में से गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन नहीं है? तो वेनगंगा, पेनगंगा, वरदा ये सब है, जोक नहीं है, ठीक है। यानी 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर डी। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं कुछ प्रश्न की ओर। चलिए देखिए 62 में क्या प्रश्न कर रहा है। 62 देखिए, 62 में दिया गया है, हाँ, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में जो होता है, ठीक है, आप नाभिकीय रिएक्टर का खोज किसने किया था? तो एनरिको फर्मी ने। किसने किया था? एनरिको फर्मी, याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पर दिया गया कि नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। कैसा ऊर्जा उत्पन्न होता है? संलयन होता है, अनियंत्रित संलयन द्वारा होता है, या अनियंत्रित विखंडन द्वारा होता है? तो नहीं, इसमें नियंत्रित जो होता है, नियंत्रित विखंडन विधि द्वारा होता है, नियंत्रित विखंडन विधि द्वारा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा कैसा उत्पन्न होता है? नियंत्रण होता है। लेकिन याद रखना है कि जैसे संलयन ऊर्जा होता है, इसका नियंत्रण नहीं होता है, तो इसलिए याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट है 64 पर, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। किसमें? तो देखिए कोई भी प्रोटीन जो है, ठीक है, कोई भी प्रोटीन याद रखिएगा उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, याद रखिएगा। प्रोटीन जो है ना ये किसमें टूटता है? अमोनिया में टूटता है, ये भी याद रखना है। अमोनिया, हाँ, प्रोटीन याद रखना है, प्रोटीन जो होगा ये किसमें टूटेगा? तो याद रखना है ये अमोनिया में टूटेगा, या फिर यूरिया में टूटेगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर एमिनो एसिड, याद रखना है एमिनो एसिड। तो प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट गया, अमोनिया में टूट गया, यूरिया में टूट गया। तो यहाँ पर याद रखना जब नाइट्रोजन साइकिल होगा तो ये प्रोसेस क्या होगा? तो पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। किसमें? मुक्त नाइट्रोजन में। किसमें? मुक्त नाइट्रोजन में। और जब मुक्त नाइट्रोजन होता है तो याद रखना है उसको पौधा क्या करता है? आसानी से क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, क्योंकि कोई भी पौधा याद रखिएगा अमोनिया को ना तो यूरिया को, ठीक है, ये जब भी किसमें? तो इस नाइट्रोजन के रूप में ही क्या करेगा? अवशोषित करेगा, इसलिए मुक्त नाइट्रोजन हो जाएगा, याद रखिएगा। अति चालकता का लक्षण क्या है? अति चालकता का लक्षण क्या है? तो उच्च पारगम्यता, उच्च पारगम्यता, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, एक खगोलीय इकाई निम्न में के एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी क्या होता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच, याद रखिएगा। तो एक खगोलीय इकाई में निम्न में
के बीच की औसत दूरी क्या होगा? पृथ्वी और सूर्य के बीच निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा क्रोमियम। कौन होगा? क्रोमियम। नेक्स्ट दिया गया है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम? यहां से एक प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये परावर्तन और व्यतिकरण के कारण होता है। किसके कारण? परावर्तन तथा व्यतिकरण, व्यतिकरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट चलिए, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाले भूकंपी सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसको कहा जाता है सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनामी। याद रखिएगा। और सुनामी कब आया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जबकि गुजरात में भूकंप जो आया था भुज में, वो आया था 2001 में। कब आया था? 2001 में। तो याद रखिएगा एक स्थलीय भूकंप होता है और एक सुनामी होता है। तो सुनामी खास करके याद रखना है सागर और महासागर से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुनामी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिटकरी याद रखिएगा, इसको पोटास एलफ भी कहा जाता है फिटकरी को। और फिटकरी का इस्तेमाल पानी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। तो पानी में फिटकरी मिलाया जाता है किस लिए? तो याद रखिएगा सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें जो भी कुछ कण होगा, शिष्ट पदार्थ होगा, उसको क्या कर देता है? फिटकरी डालने के बाद उसको सारे को क्या करेगा? नीचे बैठा देता है और पानी थोड़ा क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 22, चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके बनने से होती है? चूने के पुताई से उत्पन्न चमक किसके बनने से होती है? तो ये तो आसान है, याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है? कौन हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है? तो याद रखिएगा ये होगा परमाणुविक संख्या। परमाणुविक संख्या यानी 73 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। एलपीजी याद रखिएगा, एलपीजी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अब दिया गया है कि ये जो है ना, इसमें क्या दिया जाता है जिससे हमको पता चल जाता है कि यहाँ गैस का रिसाव हो रहा है? सुगंध का पता। ऐसे जनरली याद रखिएगा अगर उसमें कुछ नहीं मिलाया जाए तो रिसाव हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा और आग लग जाएगा। तो ये दुर्घटना से बचने के लिए उसमें एक सुगंध मिलाया गया। तो क्या दिया गया? याद रखिएगा ये मिलाया जाता है एथिल मर्कैप्टन। एथिल मर्कैप्टन दिया जाता है ताकि कोई भी गैस रिसाव होता है तो आसानी से हमको पता चल जाता है और हम सावधान हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पास्चुराइजेशन, ठीक है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? देखिए पास्चुराइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को बचाना। तो दूध को पहले ध्यान रखना, दूध को पहले बहुत देर तक क्या करते हैं? गर्म करते हैं और एक निश्चित समय में अचानक क्या किया जाता है? ठंडा कर दिया जाता है। जैसे बड़ा बड़ा जो कंपनी है दूध वाला, सुधा वगैरह है, अमूल वगैरह, तो वो आपसे दूध लेता है और दूध को लेने के बाद क्या होता है? उसको हीट किया जाता है बहुत, और उसके बाद क्या किया जाता है? उसको बिल्कुल ठंडा कर दिया जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाता है? पास्चुराइजेशन कहलाता है। याद रखिएगा इसको। सबसे लंबा वृक्ष कौन सा होता है? तो सिकोया का जनरली याद रखिएगा ना, तो यूकेलिप्टस का होगा। ये आप दिमाग में रखिएगा, कभी यूकेलिप्टस भी पूछता है, कभी सिकोया भी पूछता है। तो दोनों में अंतर है, एक फूल वाला पौधा है और एक याद रखना है, एक जो है याद रखना है कि एक सिकोया जो है, ठीक है, ये जिम्नोस्पर्मिक और एंजियोस्पर्मिक, जिसको अपुष्पित और पुष्पित कहा जाता है। तो सिकोया जो है ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, अपुष्पित, और यूकेलिप्टस जो है ये पुष्पविद है यानी फूल वाला पौधा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया गया है सबसे लंबा वृक्ष है तो सिकोया ये होगा। घाव को शीघ्र भरने, घाव हो जाता है तो उसको भरने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? तो एस्कॉर्बिक एसिड चाहिए, या याद रखना है यहाँ पर
एस्कॉर्बिक एसिड या फिर आपका विटामिन सी घाव भरने के लिए किया जाता है और सबसे अधिक आम्ल एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हृदय में 3 भाग होता है, किसमें? तो याद रखिएगा हम लोग का 4 चेंबर है, ऑल मैमल्स जितने स्तनधारी है उसमें 4 चेंबर्स होते हैं, ये दिमाग रखना है। मेढक में होता है 3, 2 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल, ठीक है। जबकि मछली में 2 होता है, कुत्ता में भी 4 होगा, खरगोश में भी 4 होगा, याद रखिएगा। एक वस्तु में जड़त्व का प्रत्यक्ष निर्भरता होता है उसके द्रव्यमान पर, और न्यूटन का जो दूसरा लॉ था उसमें जड़त्व का नियम का ही पालन किया गया है। तो इसलिए याद रखना है एक वस्तु में जड़त्व के प्रत्यक्ष निर्भरता है द्रव्यमान के ऊपर करता है, किस पर? द्रव्यमान पर, ठीक है। नेक्स्ट 82 में मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित भागों में कौन से निगलने और उल्टी, ठीक है, निगलना और उल्टी का निगमन केंद्र है, ठीक है। तो उल्टी करना और निगलना जो है इसका संबंध कहां से होगा, ये आप याद रखिएगा। ये कैसी क्रिया है निगलना और उड़ना, तो ये याद रखिएगा पश्चिम मस्तिष्क से रिलेटेड है, किससे? पश्चिम मस्तिष्क से, यानी पीछे वाला भाग से, ठीक है। चलिए अगले बार अभी कुछ और भी जो सर है साइंस सेक्शन बट और भी सेक्शन है, तो कुछ दिन में जो है वो सेक्शन अलग से और भी कराएंगे, पूरा कराया जाएगा आपको, ठीक है। जो मेरा सेक्शन है मैं देखूंगा, अभी कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन देख रहा हूं, ठीक है। तो आगे फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए हेलो एवरीवन, मैं राजेश दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग दरोगा का जो है एसआई का मेंस का जो सेट है उसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं, मैथ्स और रीजनिंग का। तो सबसे पहले आइए हम लोग रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपको ये जो फिगर बना हुआ है, आप देखिए फिगर जो बना हुआ है वो इस तरह से है। ये 9 है, यहाँ 36 है, यहाँ आपको 7 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 7 है, यहाँ 28 है, यहाँ 3 है और ये क्वेश्चन मार्क है। तो यदि आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये 9 जो है 9 के सामने 36 है, 9 के सामने 36 है, तो ये 4 से गुना हो रहा है। 9 गुने 4 आपका 36 हुआ। उसी तरह से 7 गुने 4 आपका 28 हुआ। तो उसी तरह से 3 गुने 4 आपका हो जाएगा 12, यानी इसका आंसर हो जाएगा 12। इसका मतलब ये हुआ कि 12 आपका हो जाएगा 81 का भी। 82 नंबर देखिए, 82 नंबर में दिया हुआ है। नीचे प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अव्यवस्थित क्रम में है, उनके क्रम को व्यवस्थित करते हुए दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तर्कसंगत है। तो इस तरह का जो प्रश्न है आपको एक सीक्वेंस मिलाना है जिससे कि वो सार्थक उसका अर्थ निकले, उसका सार्थक अर्थ निकले। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले छोटा इकाई, छोटा से बड़ा बनेगा तो सबसे पहले क्या होगा, सदस्य होगा। तो सबसे पहले सदस्य होगा यानी कि 3 आएगा। सदस्य से क्या बनता है, परिवार। तो सदस्य से परिवार बनता है तो आपका 1 हो जाएगा, परिवार 1 में है। परिवार से क्या बनता है, समुदाय बनता है, तो 2 हो जाएगा। समुदाय से क्या बनता है, इलाका बनता है बड़ा, तो इलाका आपका 4 हो जाएगा। और सब इलाका जोड़ने से क्या बन जाता है, देश बन जाता है। तो ये आपका इसका सीक्वेंस होगा। इसका सीक्वेंस हो जाएगा 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, यानी 82 का हो जाएगा बी। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 83 देखा जाए। 83 में दिया हुआ है कि j का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, ये j बराबर 1 है, k बराबर आपका 2 है, l बराबर दिया हुआ है 5 और इसी तरह से आगे दिया हुआ है। मान निकालना है, ध्यान दीजिए, ये p माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस l है माइनस के बराबर 0। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग इसमें क्या करेंगे कि O का मान K को उधर ले जाएंगे,
ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, ए में आपको दिया हुआ है एन, बी में दिया हुआ है आपको ओ, सी में दिया हुआ है एम और डी में दिया हुआ है जे। तो यदि वैल्यू से आप इसको एम का मान यदि आप पुट करेंगे, एम का मान इसमें पुट करेंगे तो ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि इसका 83 का आंसर हो जाएगा सी। या आप इसको राइट में भी लेके जाएंगे, जैसे देखिए एल का मान दिया हुआ है 5, वैसे ही एन का मान दिया हुआ है 11, एम का मान दिया हुआ है 7, ओ का मान है 13 और पी का मान है 17। तो ऐसे भी यदि आप इसका वैल्यू भी रख देंगे, ओ बराबर 13 है तो यहाँ पे देखिए 13 लिख देंगे, माइनस के का मान 2 है तो 2 लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए पी का मान आपका दिया हुआ है 17, तो 17 माइनस एक्स प्लस एल का मान है 5, ऐसा दिया हुआ है। तो इसको उधर भेज देंगे हम लोग, तो 17 माइनस एक्स प्लस 5 अब बराबर ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 15। अब 17 और 5 इसको जोड़ देंगे तो 22 माइनस एक्स बराबर 15, इसको उधर भेज देंगे तो 22 माइनस 15 बराबर एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, x बराबर 7, x बराबर 7 हमारा आ गया। तो जब x बराबर 7 हमारा आ गया, अब देखिए तो x बराबर 7 आया और 7 किसका वैल्यू है, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है m का, क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 किसका वैल्यू है m का। अब m किस में है तो m आपका c में है, तो इसका c आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए 84 में दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। तो विषम संख्या साफ साफ दिख रहा है कि 144 आपका वर्ग है, वैसे ही 169 भी जो है आपका वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या भी है, ये भी आपका वर्ग संख्या है। 196 भी जो है आपका ये वर्ग संख्या है, जबकि 210 जो है वो वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि 210 इसमें क्या है ऑड है, यानी आंसर हो जाएगा 84 का डी। 85 नंबर देखिए, 85 में कह रहे व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है 10 मीटर चलने के बाद, तो व्यक्ति दक्षिण में जा रहा है, डायरेक्शन आपको मालूम है, डायरेक्शन आप जानते हैं क्या होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। तो दक्षिण की तरफ यानी नीचे की तरफ क्या 10 मीटर, ये 10 हो जाएगा। वह बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, बाएं मुड़ गया 90 मीटर मुड़ जाता है, और 15 मीटर चलता है तो 15 चल गया, तो इधर यहाँ पे 15 चल गया, पुनः बाएं मुड़ जाता है तो फिर ये उस डायरेक्शन में हो गया। अंतिम रूप से वो किस दिशा में चल रहा है, तो देखिए अंतिम रूप से किस दिशा में चल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, यानी उत्तर की तरफ जा रहा है, यानी 85 का आपका हो जाएगा आंसर ए। 85 का आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, कह यदि ए बी और के का भाई है, डी माँ है बी की तथा ई पिता है ए का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है, निश्चित रूप से असत्य है। तो इसको देखा जाए, ए भाई है तो क्लियर हो गया, बी और के का, तो बी और के ये तीनों एक लाइन में होंगे, ये भाई है, इसमें संबंध जो है जो भाई का है। डी माँ है बी की, तो देखिए डी माँ है बी की, जब डी इसकी माँ है, जब डी इसकी माँ है तो इसकी भी माँ होगी और इसकी भी माँ होगी। तथा ई पिता है, ई पिता है इनका, तो ई भी जो है पिता है तो प्लस हो जाएगा ए का। तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है। अब कह रहा है कि निश्चित रूप से असत्य कौन सा है, तो पहला देखिए बी भाई है के का, तो बी भाई है के का ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बी भाई है के का ये हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, इसलिए कि ये ए तो भाई है ही बी और के का, इन दोनों का सेक्स क्लियर नहीं है, इन दोनों का सेक्स क्लियर नहीं है। ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ये भी प्लस माइनस हो सकता है, तो बी भाई होगा ये निश्चित रूप से हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हो सकता है ये भाई भी हो। आगे बढ़ा जाए।
बी है, ए पिता है के का। तो देखिए ए पिता है के का, ये कभी नहीं होगा क्योंकि ये तो भाई का संबंध है, तो ए कभी पिता नहीं होगा के का, यानी कि यह निश्चित रूप से सही नहीं है, यानी 86 का आंसर हो जाएगा बी। 87 देखिए, 87 में देखिए दिया हुआ है जेएनयू को 10, 17, 14, 13, 21, 6 लिखा जा रहा है, पूसा को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए जे जो होता है, जे इसको 10 इंडिकेट करता है, 10 पाला है, तो उसी तरह से बी जो होगा वो 16 आएगा, पी का 16 होता है, इसका मतलब कि इसमें ऑप्शन या तो सी होगा नहीं तो डी होगा। अब देखिए 16, 11 दोनों में कॉमन है, उसके बाद है 10, तो एन का देखिए 17 दिया हुआ है, एन का 17 दिया हुआ है और यू का 21 होता है, यू का आपका कितना होता है 21, तो इसका मतलब निश्चित रूप से इसमें आंसर हो जाएगा सी। 87 का हो जाएगा सी। 88 में तो ट्रायंगल काउंट करना है, ट्रायंगल आप काउंट कर लीजिएगा, 88 में ट्रायंगल काउंट करना है और वर्ग काउंट करना है, तो इसमें आ जाएगा 88 का आंसर ए आ जाएगा, ट्रायंगल आप काउंट कर लीजिएगा। 89 में देखिए क्या रहा है, क्या क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िए, 89 देखिए। एट्टी 89 में कह रहा है घड़ी 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ती है, तो देखिए 3 घंटे में 12 सेकंड बढ़ती है, तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगी 4 सेकंड, 1 घंटे में 4 सेकंड बढ़ेगी। अब कह रहा है कि यदि उसे रविवार को 3 बजे सही करके चलाएं तो मंगलवार को 10 बजे क्या होगा? तो देखिए रविवार 3 बजे शाम है और निकालना है मंगलवार को, हमको निकालना है 3 बजे, 10 बजे सुबह तक, तो मंगलवार का निकालना है 10 बजे सुबह। तो टोटल जो यहां से यहां तक का जो समय हुआ ये देख लीजिए, यदि शाम 3 बज जाता तो 48 हो जाता, रविवार से मंगलवार में 48 हो जाता, लेकिन 10 बजे का ही है, तो टोटल यहां से यहां समय यदि आप काउंट कीजिएगा तो 43 घंटा आएगा। कितना आएगा? 43 घंटा। अब 1 घंटा में कितना सेकंड बढ़ रही है? 4 सेकंड। 1 घंटा में बढ़ रही है 4 सेकंड, तो 43 घंटा में कितना बढ़ेगी? तो 43 गुने 4, तो 12 और 4 चौका 16 और 17, 172 सेकंड हो गया। 172 सेकंड हो गया, इसको मिनट में बदलेंगे तो 120 आप प्लस 52 कह सकते हैं इसको आप सेकंड। 120 सेकंड बराबर हो गया 2 मिनट, तो 2 मिनट आप 52 सेकंड बढ़ जाएगी, यानी इसका आंसर हो जाएगा 10:02 यानी 89 का हो जाएगा बी। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 90। में देखिए क्या कर रहा है, 90 में दिया हुआ है आपको W बराबर 23 है और दिया हुआ है WIN बराबर 46 का रहा है, तो मान निकालना है WAY। तो देखिए W जो होता है उसका 23 है और WIN, तो ये 23 I का होता है आपका 9 और N का होता है 14। तो इसको जोड़ने पे 23 और 10 35 32 और 14 46 हो जा रहा है, 46 हो जा रहा है, यानी कि दोनों को सम कर रहा है, तो उसी तरह से इसको लिखना है। तो W आपका हो गया 23, A का होता है आपका 1 प्लस Y का होता है 25, 24 और 25 49 हो जाएगा, 24 और 25 आपका हो जाएगा 49, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 49, आंसर हो जाएगा डी, 90 का डी, 90 का आंसर हो जाएगा डी। अब आ जाइए मैथ्स में देखते हैं, अब आ जाइए मैथ्स का सवाल हम लोग देख लेते हैं आगे। मैथ्स में देखिए 91, मैथ्स में 91 कह रहा है व्यक्ति अपनी कुल आय का 1/4 भाग बचत करता है तथा 4800 रुपया खर्च करता है, तो उसकी आय क्या है? देखिए 1/4 बचत करता है, बचत कितना है भाई 1/4, यानी 4 में 1 बचाता है, तो ये उसका आय हो गया और ये उसका बचत हो गया।
तो 4 उसका आय हुआ, 4 उसका आय हुआ और बचत कितना हुआ 1, तो 4 में 1 बचाया, तो खर्च कितना किया 3, खर्च कितना किया 3, तो सीधे इक्वेट कर देंगे 3 खर्च किया। क्वेश्चन में देखिए खर्च किया है 4800, तो 3 बराबर हो जाएगा 4800, काट देंगे, 1 बराबर हो गया 1600। हमको आय निकालना है उसका, तो आय कितना है 4, आय उसका 4 है, तो 4 गुने 1600 हो जाएगा 6400 रुपया आंसर, 6400 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, यानी 91 का डी, 91 का डी हो गया। आगे बढ़ जाइए 92, 92 में देखिए कहा दो संख्याओं का मौसर एचसीएफ है 4 और एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 5 और 7 हैं, तो उनमें से छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए एचसीएफ दिया हुआ है आपको 4 और एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 5 और 7, तो मान लीजिए संख्या जो 2 है वो 4x तथा 4y है, 4y है, संख्या क्या है 4x तथा 4y है। अब देखिए तो इसका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 4xy, तो इसका जो एलसीएम का जो 2 गुण 4 के अलावा जो 2 गुणनखंड है वो x और कितना है y है, तो x बराबर हम लोग का दिया हुआ है कितना क्वेश्चन में 5 और y बराबर हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है 7, x बराबर दिया हुआ है 5 और y बराबर दिया हुआ है 7, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो ऑब्वियस है कि छोटी संख्या कौन होगा 5 वाला होगा, यानी कि छोटी संख्या हो जाएगी 4 और x का मान कितना है 5, तो 4 गुने 5 20, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 92 का सी। 93 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 93 देखा है। 93 में दिया हुआ है चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या क्या है। तो देखिए 2 प्रत्याशी है, एक को 40% मिला है, तो निश्चित रूप से दूसरे को 60% मिला होगा, जो जीता होगा उसको कितना मिला होगा 60%, और जीत हार का अंतर दिया हुआ है आपको कितना 100 मत, तो सीधे आप कह सकते हैं जब हारने वाले को मिला है 40%, तो जीतने वाले को मिला होगा 60%, और जीत हार का अंतर आपका हो जाएगा 20%। अब 20% का वैल्यू दिया हुआ है, 20% का अंतर दिया हुआ है 100, 20% बराबर 100 मत हो जाएगा, 20% बराबर हो जाएगा 100 मत। अब आपको बताना है कि मतों की कुल संख्या, तो मतों की कुल संख्या हमेशा 100% होता है, तो 100% निकाल देंगे। ये देखिए 5 गुना है, तो इसमें भी 5 से गुना कर देंगे, यानी 100 गुने 5 हो जाएगा कितना 500। क्वेश्चन नंबर 93 का हो जाएगा 93 का ये हो जाएगा। कर 8 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकता है, 4 औरतें उसी काम को 48 दिनों में, 10 बच्चे उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, कि 10 आदमी 4 और 10 बच्चे एक साथ में कर सकते। तो देखिए इसे क्या करेंगे कि 8 आदमी गुने 12 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 4 औरत गुने 48 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 बच्चे गुने 24 हो जाएगा। कटता है तो काट दीजिए, 24 से कट जाएगा, प्रश्न में 4 हो जाएगा, दो हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 4 आदमी बराबर 8 औरत बराबर 10 बच्चे, ये रिलेशन हमारा निकल गया। और कट रहा है तो और काट दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 बचे 10 हो जाएगा, 2 आदमी बराबर 4 औरत बराबर 5 बच्चे, ये एक रिलेशन हमारा डेवलप कर गया। अब आ जाइए, कह रहा है कि 10 आदमी 4 औरतें और 10 बच्चे, 8 आदमी ये काम को 12 दिन में कर सकता है,
8 आदमी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। तो हम लोग को बताना है कि 10 आदमी, 4 औरत और 10 बच्चे कितने दिन में करेंगे। तो सभी को आदमी में कन्वर्ट कर दिया जाए। 8 आदमी ये काम को 12 दिन में कर रहा है। तो यहां पर हम देखा जाए, दिया हुआ है 10 आदमी, 10 आदमी है, 4 औरत है। 10 आदमी है, 4 औरत है और 10 बच्चे, 10 बच्चे। देखिए आदमी को तो आदमी पे रहने दीजिए, 4 औरत है तो 4 औरत बराबर दिया हुआ है 2 आदमी, तो इसके बदले में हो जाएगा 2 आदमी। और 10 बच्चे, 5 बच्चे बराबर 2 आदमी है तो 10 बच्चे बराबर 4 आदमी और हो जाएगा। यानी टोटल जो है 10 2 12 और 4 16 आदमी कह रहा है कि कितने दिन में करेगा। 16 आदमी कितने दिन में करेगा? तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 आदमी, उसको 12 दिन में कर रहा है। तो 8 गुने 12 निकालना कितने का है? 16 का दिया, 16 कर देंगे। 8 गुना 16, 2 से 6, यानी कि 6 दिन लग जाएगा। आंसर हो जाएगा 94 का बी, 94 का बी। नंबर देखिए, एक ड्रम में पानी भरने की क्षमता 0.6 है, तो 0.6 को हम लोग 600 कर देंगे। 38 लीटर पानी निकालने पर कितना भरा रहता है? 0.125 भरा रहता है। तो देखिए इन दोनों का जो अंतर है, वो 38 लीटर के बराबर है, 38 लीटर के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए अंतर कितना हो जाएगा, तो घटाएंगे तो ये 75 हो जाएगा। 5 में से गया 4, 400.475 जो होगा वो 38 के बराबर होगा। कह रहा है कि ड्रम की क्षमता कितनी है, तो ड्रम की क्षमता तो यही है, तो क्षमता बराबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। 38 बटा इतने के बराबर होगा, तो 0.475 गुने 0.600, 3 के बाद यहाँ भी है, 3 के बाद यहाँ भी है, तो कट जाएगा। काट दीजिए 25 से, 25 गुना 50, 25 चौका 100, 25 गुना 19 बार में कट जाएगा, 19 गुना 38, 24 गुना 48। तो क्षमता बराबर आपका हो जाएगा 48 लीटर। अड़तालीस कर दीजिएगा। 95 का जो है, 95 का सी कैंसिल हो जाएगा। 48, 48 लीटर। आगे आ जाइए। आगे देखिए दिया हुआ है 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले की बी की उम्र की दुगनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है, तो देखिए वर्तमान ए का, ए बी से 9 साल छोटा है और ये बी है, तो बी का x मान लीजिएगा, तो ए हो जाएगा x माइनस 9। 9 साल जो है ए बी से 9 साल छोटा है। अब देखिए 10 वर्ष में ए की उम्र, तो 10 वर्ष में ए की उम्र कितनी हो जाएगी, तो x माइनस 9 प्लस 10 हो जाएगी। कह रहा है 10 साल पहले की बी की उम्र से दोगुनी है, तो 10 साल पहले बी का उम्र कितना होगा, x माइनस 10। ये 2 गुना है, ये 2 गुना है, तो बराबर करने के लिए हम लोग 2 से गुना इसमें कर देंगे। तो देखिए ये x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 2x माइनस 20 हो जाएगा। इसको उधर भेजिए, तो इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा x, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर 21। आपको निकालना क्या है, b की वर्तमान है, तो b की वर्तमान है x है और x का वैल्यू कितना है 21, यानी x 21 हो, b 21 वर्ष का हो गया, तो b 21 वर्ष का हो गया। आपका आंसर हो जाएगा b की वर्तमान में निकालना है तो 96 का a, 96 का हो जाएगा ए नंबर। 97 देखा जाए, 97 नंबर देखिए दिया हुआ है एक स्कूल में 5 से 4 छात्रों में लड़कियां और लड़कों का अनुपात, टोटल बच्चे 504 हैं, उसमें दिया हुआ है गर्ल्स
गर्ल्स है और बॉयज है। अनुपात जो है 11:13 है, इसको जोड़ दीजिए तो टोटल 13 और 11 24 हो जाएगा। 24 बराबर हो जाएगा आपका 50, 504, 24 दूना 48 और 2 1 का वैल्यू हो गया 21। अब कह रहा है कि 12 लड़कियों को और प्रवेश देते हैं, तो अभी गर्ल्स कितनी है तो गुना कर देंगे, तो 11 कम 11 और 11 दूना 22 और 1 23, 231। तो 231 इसमें कितनी लड़कियां और आ गई 12, तो 231 में 12 जोड़ देंगे और लड़कों का संख्या तो वही हो जाएगा 13 कम 13, 13 दूना 26 और 27, 273। तो इसको जोड़ दीजिए 12 200 31 और 12 43, 243 हो जाएगा और ये हो जाएगा 273 कट जाएगा। 3 से काटे 3 और 24 81, 3 9 27 से 81 अनुपात 91, आंसर हो जाएगा 81 अनुपात 91, यानी 97 का हो जाएगा सी। 97 का 98 नंबर देखिए जाए। 98 में देखिए कह रहा है क्या 98 करंट बैंक में 15 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे, तो 15 पैसे है 10 पैसे है और 5 पैसे। सिक्के का अनुपात है 1:2:3 और कुल 30 रुपए है, कुल 30 रुपए। तो उस बैग में 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो ध्यान दीजिए टोटल जो 30 रुपया है, तो 15 पैसा का एक सिक्का है, 10 पैसा का 2 सिक्का है, सिक्कों की संख्या। और तो ये संख्या का अनुपात दिया हुआ है, वैल्यू का निकाल लीजिए। तो ये हो गया 15 पैसा, ये हो गया 20 पैसा और ये हो गया 15 पैसा। तो टोटल 15 30 और 20 ये हो गया 50 पैसा। 50 पैसा और रुपया में तो टोटल 30 है, तो 30 रुपया है, तो 30 रुपया आपको दिया हुआ है। तो 30 आप बचा 50 रुपया है तो 0.5 कर देंगे, 50 भी कर सकते हैं आप, 0.50 ये हो गया आपका। और संख्या जो है इसका संख्या निकालना है 5 पैसे का, तो 5 पैसे का संख्या का अनुपात 1 है, 1 कर देंगे। देखिए दशमलव उठाएंगे तो 2 0 बढ़ जाएगा, 0 0 करके 5 6 30 60 हो जाएगा। यानी कि अब ये 60 5 पैसे के सिक्के की संख्या जो है 5 6 30, इसका 60 पैसे का ऐसे जो है ये बराबर आ जाएगा। 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 50 के 150 हो जाएगा, उसमें 98 का आगे बढ़ा जाएगा। नंबर देखिए 99। एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से 5 घंटे चलती है। पहले 3 घंटे में गाड़ी की औसत रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। सफर के शेष भाग में गाड़ी तो देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से 5 घंटे चलती है। तो कुल दूरी जो हुआ, कुल दूरी जो आपका हो गया वो 50 गुने 5 टोटल 250 किलोमीटर चलती है। पहले 3 घंटे में औसत रफ्तार 60 है, तो पहले 3 घंटे की दूरी हो जाएगा आपका 60 गुने 3 यानी 180 किलोमीटर। तो शेष बच गया आपका, दूरी घटा देंगे तो 70 किलोमीटर शेष बच गया। और उसका चाल औसत रफ्तार चाल निकालना है, तो हो जाएगा चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो 70 और समय कितना बचा हुआ है 2 घंटा, काट देंगे 35 किलोमीटर पर आवर। यस कैंसिल हो जाएगा 99 का बी, 99 का बी। अब आ जाइए 100। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से आपको 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितना हो जाती है, तो देखिए 3.3/8 का मतलब हुआ 24 3 27/8। तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। तो ए लिख देंगे और पी लिख देंगे। 27 हो गया और ये 8 हो गया। 3 वर्षों का है, दर निकालना है 3 वर्षों का है। तो 3 वर्षों का है तो इसका क्यूब रूट इसका भी कर देंगे, क्यूब रूट इसका भी कर देंगे। इसका क्यूब कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, इसका क्यूब कीजिएगा 2, यानी कि 2 रुपया 3 रुपया हो जा रहा है। तो ब्याज कितना मिल रहा है, तो ब्याज आपका हो गया, एक दर होता है क्या ब्याज गुने 100, 1 गुने 100 अब बटा में मूलधन
मूलधन आपका हो गया 2 से कट गया 50% इसका आंसर हो गया। 50% इसका आंसर हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा 130। इस तरह से हम लोग का सारा क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ। आगे अब हम लोग अगले सेट में मिलेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए और अपनी जितनी भी क्षमता है वो सारी क्षमता लगा दीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। और आप लोग सभी को मैं एग्जाम के लिए शुभकामना देता हूँ। परिश्रम करें, मेहनत करें। थैंक यू।